Patient may have wheezing due to airway blockage, freckles, okay, dyspnea and recurrent pneumonia. Recurrent respiratory infections में और सब कुछ ही आ जाएगा, जिसके अंदर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, साइनस इन्फेक्शन में भी पेशेंट में है। सो इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। इन लेटर ऑन धीरे धीरे पेशेंट में डेवलप नेजल पॉलिप्स, डिजिटल क्लबिंग ऑफ फिंगर्स and patient may have later on cyanosis, they can be developed. And if it is newborn, in the newborn baby, if patient is present with cystic fibrosis, what happen in they have meconium ileus in the GI. Patient may have meconium ileus in newborn. This symptom will be present. In the reproductive male, all the nearly most of our जो males होते हैं they are infertile, almost all, ठीक है, बिकॉज उनके अंदर या तो वॉस डिफरेंस है, वो ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगा म्यूकस के, म्यूकस वहां पे कलेक्ट होने की वजह से जो स्पर्म है वो आगे वहां पे फर्टिलिटी के लिए मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो ज्यादातर जो पेशेंट है वो इनफर्टाइल होते हैं। एंड द फीमेल दे हैव फर्टिलिटी, लैक ऑफ फर्टिलिटी या रिड्यूस फर्टिलिटी ड्यू टू सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग होने की वजह से वो भी फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी आपने याद रखना है, इन वाले पेशेंट को फर्टिलिटी की कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इनको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। सो फॉर द डायग्नोस्टिक टेस्ट वी यूज स्वेट क्लोराइड टेस्ट। व्हाट हैपन इन दिस टेस्ट? स्वेट क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है अगर इट इज स्वेट मोर देन 60 मिली पर लीटर। तो क्योंकि क्लोराइड है वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो स्वेट है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा, तो जिसकी वजह से स्वेट का जो अमाउंट हम टेस्ट करेंगे इट विल बी मोर देन 60 मिलीमोल। देन वी कैन डू डीएनए स्क्रीनिंग, जो मैंने आपको बताया था कि CFTR जीन है, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो डीएनए टेस्टिंग के वी कैन डन। एंड स्टूल टेस्ट वी कैन लुक आउट फॉर फैटी स्टूल, ठीक है। एंड एक होता है लो स्टूल इलास्टेस, ये प्रेजेंट होता है, ये इंडिकेट करता है इफ पेशेंट इज हैव पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, तो पैनक्रियाटिक इन उनकी वजह से लो स्टूल आता है, लो स्टूल इलास्टिस इंडिकेट करता है। देन वी कैन गो फॉर चेस्ट एक्सरे, हम एक्सरे भी करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में क्या आएगा, सो वी कैन लुक एट कि वहां पे हाइपर इन्फ्लेमेशन होएगा, ब्रोंको एटलेक्टिस हो सकता है, म्यूकस प्लगिंग हो सकती है, तो एक्सरे भी हम उसका चेक कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर के लिए, स्पूटम कल्चर में क्या होएगा, अगर पेशेंट को कोई मल्टीपल ऑर्गन्स बार बार, जो पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, जो हमने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस देखा था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, तो स्पूटम हमें उसका कल्चर करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट है फार्मा, कि क्या हम उसमें मेडिकेशन देते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। फर्स्ट ड्रग वी गिव एसिटाइलसिस्टेन, जिसको हम म्यूकोमिस्ट भी बोलते हैं। सो इस ड्रग का एक्शन क्या है, दिस ड्रग ब्रेक डाउन द थिक म्यूकस, इट ब्रेक्स थिक म्यूकस, सो वी गिव एसिटाइलसिस्टेन म्यूकोमिस्ट। तो बट इसका अगर हम लॉन्ग टर्म में देते हैं, वी हैव टू ऑलवेज मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, पेशेंट में हैव ब्रोंकोस्पाज्म, बैड स्मेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैड स्मेल तो हम पेशेंट को पहले टीच कर सकते हैं कि इसके जो अफॉल ऑर्डर है वो बहुत बैड होएगा, बैड स्मेल प्रेजेंट होती है, एंड समटाइम पेशेंट में डेवलप नॉसिया। बट इफ ब्रोंकोस्पाज्म इज अकरिंग, वी हैव टू स्टॉप द ड्रग एंड नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर ब्रोंकोस्पाज्म, बैड स्मेल के लिए इतना वो नहीं है, उसके लिए हम पेशेंट को बता सकते हैं, बट अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है पेशेंट को, मतलब बहुत ज्यादा स्पाज्म हो रहा है, टाइट नैरोइंग, एयरवे की नैरोइंग हो रही है, तो हमें साथ के साथ नोटिफाई करना है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई विल, दिस इज अपार्ट फ्रॉम दिस, एसिटाइलसिस्टीन है वो एंटीडोट है, किसका एंटीडोट है एसिटाइलसिस्टीन, एनीवन, इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है। सो एसिटाइलसिस्टीन है पैरासिटामोल, जो हम एसिटामिनोफेन लेते हैं, इतना कॉमन लेते हैं ना, एसिटा या टाइनोल बोलते हैं, तो पीसीएम का ओवरडोज हो जाता है, देन वी विल गिव एसिटाइलसिस्टीन, तो ये उसका एंटीडोट है पीसीएम का, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्रग है वी गिव डोर्नेस अल्फा, जिसको हम पल्मोन भी बोलते हैं, पल्मो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस। तो ये भी क्या करते हैं, जो डीएनए होता है म्यूकस के अंदर, बेसिकली इट ब्रेक डाउन द डीएनए इन थिक म्यूकस,
ब्रेक्स डीएनए इन दी थिक म्यूकस, तो जिससे म्यूकस है वो थिन हो जाएगा और पेशेंट का लंग जो इन्फेक्शन लंग फंक्शन है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। देन वी यूज ब्रोंकोडायलेटर। थर्ड वन ब्रोंको। सो फॉर दिस फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकोडायलेटर क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं, जो एयरवे है उसको डायलेट कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एल्बिट्रो। तो हमेशा ब्रोंकोडायलेटर है वो अगर हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, सो बिफोर वी ऑलवेज गिव ब्रोंकोडायलेटर बिफोर चेसिपिटी और वी कैन व्हेन वी आर गिविंग म्यूकोलाइटिक्स जो हम एसिटाइलसिस्टीन देना, सो दैट हम पहले थोड़े जो ब्रोंको हमारे ब्रोंकस है उसको थोड़ा डायलेट करके ओपन कर लें, जिससे क्या होएगा जो मेडिकेशन हम दे रहे हैं उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा और जो स्पूटम है म्यूकस है वो पेशेंट इजीली बाहर एक्सपोरेट कर सके। देन इफ पेशेंट इज हैविंग क्रोनिक इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन के लिए हम इनहेल्ड एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। देन नेक्स्ट ड्रग है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम। इस पे क्वेश्चन आता होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस पे। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम फॉर एग्जांपल पैनक्रिप्लेस, पैनक्रेटिन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा एग्जाम पर्पस से रखने हैं, सो ऑलवेज गिव पैनक्रियाटिक एंजाइम्स विद एवरी मील एंड स्नैक्स। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी पेशेंट ने खाना, जब भी पेशेंट ने मील लेना है या स्नैक्स लेने हैं, सो विद ईच मील एंड ईच स्नैक्स वी विल प्रोवाइड एंजाइम to the patient. So this is important point to remember. So always give pancreatic enzyme with every meal and snacks. Okay, and never crush or chew enteric coated कैप्सूल। जो एंटेरिक कोटेड मेडिकेशंस होती हैं उनको कभी भी च्यू नहीं करना, कभी भी उसको ओपन नहीं करना, क्रश नहीं करना, ठीक है। तो वी ऑलवेज गिव ऐसे एज अ फॉर्म, जैसे हैं वैसे ही हम पेशेंट को देते हैं। तो ये अलग है, मैं वैसे इसके साथ बता रही हूँ कि क्रश वगैरह नहीं करना होता है, ठीक है। एंड जो पैनक्रियाटिक एंजाइम वाले पेशेंट उनको तो क्या, जैसे हमने मील दिया तो मील के ऊपर हम क्या करते हैं, वो जो एंजाइम होते हैं उसको ब्रेक करके उसके ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा के ऊपर हमने ऑर्गेनो स्प्रेड किए हैं, तो वो सेम जो ये एंजाइम होते हैं, जब भी हम पेशेंट खाना खाने लगे, जस्ट खाना खाने के तभी स्प्रेड करने, ऐसे नहीं कि पेशेंट ने खाना आधे घंटे बाद में खाना, आपने पहले स्प्रेड कर दिया, तो वो एंजाइम क्या करेंगे, वहीं पे फैट है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। हमने कहाँ करवाना, उसके टमी के अंदर, इंटेस्टाइन में। तो पहले कभी भी नहीं देना, हमेशा जब पेशेंट खाना खाने लगे, जस्ट खाना खाने से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ मिनट आपने तब स्प्रेड करके पेशेंट को साथ के साथ ही मील है वो दे देना। तो दिस इंपॉर्टेंट, सिस्टिक फाइब्रेशन में जो क्वेश्चन है वो इसी से ही आता है, डाइट के ऊपर क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड इसके साथ हम पेशेंट को फैट सोल्यूबल विटामिन सप्लीमेंट भी देते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन सप्लीमेंट। फैट सोल्यूबल विटामिन सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन ए डी ई के से आपने याद रखना है, ठीक है, वो फैट सोल्यूबल होते हैं। देन नेक्स्ट हम पेशेंट के अंदर देते हैं सी, जो जीन ये थी तो मॉड्यूलेटर थेरेपी, मीन्स जो जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है, जो जीन के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट है वो वहां पे ही टारगेट करते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ईवा कैफ्टर, ठीक है, लूमा कैफ्टर। सो कैफ्टर वर्ड से आपने याद रखना, जिनके एंड में कैफ्टर हो वो वाले ये है, ठीक है। टैजो कैफ्टर, तो रिमेंबर कैफ्टर वर्ड। सो कैफ्टर वाले क्या होंगे, जैसे क्या सी एफ्टर है, सेप्टर से कैफ्टर याद रखना, जैसे कैफ्टर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लंग फंक्शन थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं, एंड पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, थोड़ा वेट गेन उसमें भी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो ये जीन म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन पे एक्ट करते हैं। नाउ इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट जो है नर्सिंग केयर, जिसमें एग्जाम में फर्दर क्वेश्चन आते हैं कि पेशेंट को हमने डाइट कैसे देनी है, ठीक है। एक पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि एंजाइम कब कैसे देनी है हमने। नेक्स्ट है डाइट। इन वाले पेशेंट के अंदर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो माल न्यूरिश्ड है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो एनर्जी है वो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो इन वाले पेशेंट के अंदर हम हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड फ्रिक्वेंट मील्स हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। एंड प्लस अगर पेशेंट हॉट वेदर वगैरह में जा रहा है, स्पेशली इन हॉट वेदर, वहां पे हम पेशेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो भी ऐड करें। सो नर्सिंग केयर most important, mostly tested on the exam. So first we will diet. So in the diet, in the nutrition, we give high calorie diet. So high calorie diet, high protein, high fat,
So high fat diet we usually give with enzyme, so that अगर हम enzyme नहीं देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को फैटी स्टूल होना स्टार्ट हो जाए. So we give enzyme and we give frequent meals and educate water intake, fluids, so that कि म्यूकस है वो थिक हो रहा है, म्यूकस को हमें थिन करना है, तो वाटर इनटेक है वो भी हम पेशेंट का ज्यादा रखेंगे. ठीक है. देन pancreatic enzymes, so enzymes with each meal and snacks. So and very important, never give these enzyme on empty stomach. So never give enzyme on empty stomach. So with हमने meals के साथ ही देने हैं. नेक्स्ट इज फॉर म्यूकस की, हमें म्यूकस को थिन करने के लिए हम कैसे करते हैं, वी कैन इंक्रीज फ्लूइड इनटेक. वी विल टीच द पेशेंट टू अबाउट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी इट शुड बी परफॉर्म बिफोर मील एंड 1 to 2 आफ्टर मील. हमने जस्ट मील के बाद में हम चेस्ट फिजियो कभी नहीं करते, जिससे पेशेंट को वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है, बिफोर मील या फिर हम 1 to 2 आफ्टर मील हमने देना होता है. ठीक है. एंड चेस्ट सीपीटी के क्या होते हैं, चेस्ट सीपीटी में हम क्या स्टेप करते हैं, क्या होता है चेस्ट सीपीटी के अंदर, परकशन, वाइब्रेशन, कोस्टल ड्रेनेज. ठीक है. एंड फॉर एयरवे क्लियरेंस, क्योंकि पेशेंट है वो कफ को बाहर कफ आउट करना है, उसके लिए हम पेशेंट को हमेशा टीच करना है. सो वी विल टीच द पेशेंट अबाउट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ओके. इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के लिए हम बता सकते हैं पेशेंट को, तो यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज. वी कैन टीच अबाउट हाफ कफ, हाफ कपिंग, जैसे एपीडी वाले पेशेंट करते हो हाफ कपिंग के लिए भी हम पेशेंट सो दैट कि वो स्पूटम में बाहर एक्सपोरेट कर सके. एंड इसके साथ इंपॉर्टेंट है, वी विल टीच अबाउट पेशेंट अबाउट ऑक्सीजनेशन. अगर पेशेंट को ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब है तो हम ऑक्सीजन के लिए करते हैं SpO2 रेगुलर मॉनिटर करना है. ठीक है. और हम पेशेंट को इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, क्योंकि इन वाले पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए वी विल टीच अबाउट हैंड हाइजीनिंग, प्रॉपर वैक्सीनेशन उनका होना चाहिए, अवॉइड सिक पेशेंट की, जो सिक पेशेंट के पास हमें नहीं जाना, क्राउड गैदरिंग में नहीं जाना. सो इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेथड वी कैन टीच द पेशेंट. Then we have to always, important point is financial counseling, psychological support and financial counseling. Why it is important? Because जो cystic fibrosis disease है, it requires long time treatment. तो मतलब लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो समटाइम को जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं, एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, ग्रुप जो होते हैं उनके सोशल वर्कर है वहाँ पे हम उनको भेज सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे सोसाइटीज होते हैं जैसे चैरिटेबल्स होते हैं जो मेडिकेशन सप्लीमेंट्स वगैरह करवाते हैं, तो हम उनके बारे में पेशेंट को टीच कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट.